और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, एग्जिट पोल आज न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जिसके जरिए आपको बताने की कोशिश ये कि आखिर इस बार सत्ता किसके हाथ जाएगी। और देखिए, एनडीए को जिस तरह से 300 पार का आंकड़ा ये एग्जिट पोल दे रहा है, इससे ये तय है कि तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी होगी। अब इसी पर लगातार जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग नेताओं की, वो सामने आ रही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, न्यूज इंडिया ने सर्वे कराया है, एग्जिट पोल करवाया है, और जो उसके फिगर्स है उसमें यह है कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। 324 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 75 सीटें आ रही हैं। क्या अनुमान था आपको यही होगा? देखिए, हमारा अनुमान जो है, अभी हम लोगों ने जिस ढंग से जनता के बीच में रह करके काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। 14 से लेकर 22 तक जितने चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हासिल की है। इन लोकसभा चुनाव में हम प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपका अनुमान अभी है ये 75 सीटों का, लेकिन जैसे जैसे आप मतगणना आगे बढ़ेगी, 4 तारीख को इंतजार करें, हम 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन आपका जो ये एग्जिट पोल है बहुत अच्छा है, हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपके लोगों ने बहुत धरातल पर जाकर के मेहनत किया है, और हमारे जो अनुमान है उसके आसी पास आप हो। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आज भी मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 राजग गठबंधन, बीजेपी गठबंधन चुनाव जीतेगा। 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा हमको लग रहा है अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमें। आज मतदान का अंतिम दिन है 7वें चरण का, और 4 तारीख को मतगणना पूरी हो जाएगी। 4 तारीख को 12-1 बजे के बीच में हम लोग फिर मिलेंगे और ये देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य देश की जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने और आम लोगों के सामने रखा था, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। चले, तो अब आपको उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर आखिर एग्जिट पोल क्या कहता है, कितनी सीटें किसको मिलेगी, जरा वो समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 70 सीटें जाती नजर आ रही है न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में, जो हमने सर्वे कराया है उसके जरिए। समाजवादी पार्टी के पास 4, कांग्रेस के पास 2, बीएसपी के पास 0, अदर के पास 4, और एनडीए के साथ ही इंडिया अलायंस का जो ये मुकाबला है, इसको लेकर सीटों का समीकरण जो है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 80 में से बीजेपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटें बीजेपी के पास जा रही है। एसपी के पास 4, आईएनसी के पास 2, बीएसपी के पास 0। अब इसी पर जो प्रतिक्रिया आई है दिनेश शर्मा जी की, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है, सुनिए। सर, न्यूज इंडिया चैनल ने जो एग्जिट पोल करवाया है और उसके नतीजे ये बताते हैं कि 380 सीटें लेकर के एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में 75 सीटें एनडीए जीत रही है। देखिए, हमको जो कहना था, पार्टी को जो कहना था, प्रधानमंत्री जी को कहना था, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि 111वीं बार प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करेंगे 4 जून के बाद, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के। ये हम लोग का पहला वाक्य यही रहता था। और दूसरा है कि अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब है 400 से कुछ ज़्यादा या 400 से थोड़ा बहुत 19-20, और पूरे भारत में मोदी वेव है, ये विपक्ष नहीं मान रहा है। एक करंट होता है, एक अंडर करंट होता है। पूरे भारत में मोदी जी का अंडर करंट चल रहा था। मैं महाराष्ट्र में प्रभारी के तौर पर मैंने पूरा चुनाव को संचालित किया, और अद्भुत दृश्य को देखने को मुझे मिला है, जहां विपक्ष की सबसे बड़ी घेराबंदी थी। शरद पवार जी अपनी बारामती सीट से बाहर नहीं निकल पाए दूसरी जगह प्रचार करने के लिए, और फिर भी 1 लाख से हार रहे हैं। मैं ये अंदाज बता रहा हूं आपको, और आपके सर्वे में भी है, और
उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी और योगी जी का जो समन्वय है वो सोने में सुहागा है। अमित शाह जी की जो रणनीति है वो बहुत वर्षों तक कोई ऐसा रणनीतिकार नहीं मिलेगा। नड्डा जी का जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करता है। और इसी बीच आरएलडी नेता अनिल दुबे की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा सुनिए। देखिए, सर्वे जो भी आपके आए हैं ये जनता की भावनाओं के अनुरूप हैं, क्योंकि देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराह रही है। उनके नेतृत्व में पूरे देश में जनता का एक बार पुनः विश्वास जमा है और देश की जनता चाहती है कि जो देश में विकास की धारा चली है, जिस तरह इस देश के किसानों का, मजदूरों का, सभी वर्गों के प्रति सरकार का रवैया रहा है, देश की जनता चाहती है कि ये रवैया आगे भी बढ़ता रहे, देश का विकास होता रहे। और इसीलिए तीसरी बार श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जनता ने जो है जनादेश उनके पक्ष में दिया है। ये 4 तारीख को आपको दिखाई पड़ेगा। और आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये जनता की भावनाओं के अनुरूप हैं और इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा कि जो आपका एग्जिट पोल है इससे अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। महावीर सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। विपक्ष की जो बातें सामने आ रही हैं वो सबको मालूम है, वो अपनी हार के बहाने ढूंढने लगे हैं। कभी वो पोस्टल बैलेट की बात करने लगे, कभी ईवीएम की बात करने लगे हैं, कभी कुछ और बहाने वो ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाने वाली हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी को पहले भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के जनता ने 5 सीटें दी हैं, 19 में भी दी है, 24 में प्रचंड बहुमत साथ देने वाली। और देखिए, न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रही है। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार बनना तय है। एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए को 380 सीट मिलने के आसार, बीजेपी को 324 सीटें मिल सकती है, इंडिया अलायंस को 123 सीटें मिलने के आसार है, कांग्रेस को 64 सीटें मिल सकती है। तो फिलहाल तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार पहुंचेगी, बीजेपी के खाते में 324 सीटें जाएगी। पूरे हम अगर एनडीए की बात कर लें तो 380 सीटें जीत रही है एनडीए। एकलौते बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी 324 सीटें जीत रही है, इंडिया को 123 सीट मिलने के आसार हैं, कांग्रेस को इसमें से 64 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जो मुकाबला है वो एनडीए बनाम इंडिया अलायंस है। ऐसे में अगर हम पहले एनडीए की बात कर लें तो एनडीए को 380 सीटें मिल रही है, यानी 400 का तो आंकड़ा नहीं छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हाँ 380 सीटें जरूर मिल रही है, जिसमें से 324 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिल रही है। अब इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 123 सीटें जाती नजर आ रही है। अकेले अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के दम पर, बल पर 64 सीटें इंडिया अलायंस को इस बार मिल रही है। तो ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इस बार एग्जिट पोल जो है वो क्या कहता है, एग्जिट पोल का साफ ये कहना है, इशारा है कि और एक और प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में जनादेश देने का काम जनता का है और जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और उसके परिणाम 4 तारीख को आएंगे। मुझे लगता है कि सभी को 4 तारीख के चुनाव परिणामों का इंतजार करना चाहिए और जो भी एग्जिट पोल कह रहा है निश्चित तौर पर जो है हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल किस आधार पे आए हैं। पहले भी एग्जिट पोल जो है फेल होते रहे हैं और जनता का जनादेश जो है दूसरा ही आता रहा है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी
जीतेगी। जिस तरीके से जनता का प्यार, दुलार और समर्थन हमें मिला है, तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो देखिए, इस बार एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की वापसी होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर बात हम इंडिया अलायंस की करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में ज़्यादा सीटें नहीं जा रही है। अब देखना ये होगा 4 जून को क्या जो ये एग्जिट पोल है इसके रिजल्ट चेंज होंगे या फिर आंकड़ों में बदलाव के साथ परिवर्तन होगा, या फिर जो एग्जिट पोल कह रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की वापसी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ये बात सटीक साबित होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर 543 सीटों में से दिल्ली की जब आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर बीजेपी देखिए 380 सीटों के साथ जीत दर्ज करेगी। ये एग्जिट पोल बता रहा है 380 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी और कांग्रेस के पास यानी इंडिया अलायंस जो है वो 123 सीटें ही हासिल कर पाएगी। ये एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है। सत्ता यानी केंद्र की सरकार किसके हाथ में होगी वो हम आपको बता रहे हैं। अदर के पास 40 यानी जो अदर पार्टी है उनको 40 सीटें मिल सकती है, लेकिन 380 के साथ एक बार फिर से एनडीए की वापसी बीजेपी की सरकार बनने के लिए तैयार है। देखिए 543 सीटों का ये जो आंकड़ा है, इसमें बीजेपी यानी एनडीए 380 सीटें, और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो 64 सीटों के साथ इंडिया अलायंस को 123 सीटें दिला पाएगी कांग्रेस। अगर अदर की बात करते हैं तो अदर के पास देखिए 40 सीटें होंगी, 40 सीटें अदर को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी यानी एनडीए हासिल करने वाली है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स जो हमने तैयार किया है, हमारी टीम ने तैयार किया है, ये 380 सीटों में से एनडीए की किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी जरा वो बता देते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत आप बीजेपी के साथ कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 324 सीटें मिल रही हैं, जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें, एलजेपी को 5 सीटें। ये सभी सहयोगी दल हैं, एनडीए का हिस्सा है। हमको 1 सीट मिलेगी, आरएलएम को 1 मिलेगी, टीडीपी को 13, जेएसपी को 2 सीट मिलेगी। तो वहीं जेडीएस की बात कर ले, जेडीएस को देखिए 3 सीटें मिलेगी, आरएलडी को 2 सीटें मिलेंगी, यानी आरएलडी की 2 सीटें कंफर्म है। वहीं एडीएस को 2, एसबी एसपी को 1 और एसएस यानी शिवसेना को 8 सीटें मिलेंगी और एनसीपी को 2 सीटें मिलेगी, आजसू को 1 और एनपीपी को 1 सीट मिलेगी। ये पूरा आपने देखा ग्राफिक्स के जरिए 380 सीट का जो हम जिक्र कर रहे हैं एनडीए को, उस 380 सीट के आंकड़े में आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें सबसे ज्यादा 324 सीटों की बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत दिलाने में एक बड़ा योगदान देगी, एक बड़ा हिस्सा जो है वो रहने वाला है, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसे में एनडीए का हिस्सा जो है वो पार्टी कितनी सीटें लेकर आने वाली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी के पास 324, जेडीयू के पास 12, एलजेपी के पास 5, हम के पास 1, आरएलएम के पास 1, टीडीपी के पास 13, जेएसपी के पास 2, जेडीएस के पास 3, आरएलडी के पास 2, एडीएस के पास 2, एसबी एसपी के पास 1 सीट, एसएस के पास 8, एनसीपी के पास 2, आजसू के पास 1 और एनपीपी के पास भी 1 सीट। तो ये कुल मिलाकर जो आप देख रहे हैं एनडीए के जो भी सहयोगी दल हैं, जो ये गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी पार्टियों का, उसमें आखिर कितनी सीट किसको मिल सकती है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं।
और अब हम आपको इंडिया अलायंस का बताते हैं। देखिए 123 सीटें मिल सकती है इंडिया अलायंस को, ये न्यूज इंडिया का सर्वे कहता है, ये हमारा एग्जिट पोल कहता है। अब इसमें आखिर कितनी सीटें किसको मिलेगी जरा वो भी आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले कांग्रेस से आप शुरुआत कर लीजिए। कांग्रेस को 64 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, टीएमसी को 13 सीटें और एसपी को 4, आरजेडी को 3 सीट मिलेगी, वहीं एसएसयूबीटी को 6 सीटें मिल सकती हैं। अब जरा आप एनसी की बात कर लीजिए, उन्हें 2 सीटें, डीएमके को 21 सीट मिलेगी, जेएमएम को झारखंड में 3 सीट, आरएलपी को 1 और एनसीपी एसपी को 4 सीट मिलेगी। यानी सबसे ज्यादा बढ़त जो है सीटों की वो कांग्रेस के खाते में ही नजर आती है। इंडिया अलायंस का हिस्सा ये तमाम सहयोगी दल तो बन गए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीटें जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीट जाने के साथ ही 123 का आंकड़ा जो है वो इंडिया अलायंस टच कर सकता है, 380 का आंकड़ा जो है वो एनडीए टच कर सकता है। मेरे साथ मेरी सहयोगी चारुल न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। चारुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से न्यूज इंडिया ने एग्जिट पोल किया है उस हिसाब से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तीसरी बार एनडीए की सरकार जो है वो बनने वाली है। तो चलिए, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल के हिसाब से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। निशा जी, देखिए अगर हम बात कर ले एग्जिट पोल की और अब तक जिस तरह से हमने दिखाया है, अच्छी खबर आपके लिए? जी चारुल जी, बहुत अच्छी खबर। हम पहले से आश्वस्त थे कि हमारी दोनों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे खड़े हुए हैं उनको मिलेंगी और एनडीए बहुत अच्छे मतों से जीत भी रहा है और सीटें पहले से और बढ़ोतरी में आएंगी। 2019 से ज़्यादा सीटों का आप देखिएगा आंकड़ा बनेगा और इस पे हम पूरी तरीके से भरोसा भी है। और आप सब लोगों का जो एक ये एग्जिट पोल हार है, इससे भी हम आश्वस्त हो रहे हैं कि जो हम सोच रहे थे वैसा ही 4 तारीख को रिजल्ट में बदलने जा रहा है। लग रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सही होते नजर आ रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो उतने फेवरेबल हैं और एनडीए के फेवर में, तो वो मेरे ख्याल से वो सही जा रहा है। वो प्रेडिक्शन जो है हो सकता है 10-20 कम आगे पीछे हो, लेकिन वो जो है प्रेडिक्शन सही लाइन पे जा रहा है। क्योंकि देखिए बिहार में जहाँ तक आपने देखा तो इसके जो भी बीजेपी को पूरी सीट्स आ रही है 17, और उसके साथ साथ जो है आप ये देखिए कि कैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसकी सहयोगी पार्टी एक है, उसका भी आ रहा है, हम का भी आ रहा है, फिर जो चिराग पासवान का जो है वहाँ भी वो 5 सीटें लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो बिहार में जो डैमेज की बात हो रही थी उस तरह से कोई डैमेज नहीं कर पा रही है इंडिया गठबंधन जो है। तो वो एक बहुत बड़ी इनकी सफलता। यूपी में भी देख लीजिए 70 के आसपास जो आरएलडी है और जो भी सहयोगी दल इनके साथ हैं उनका भी उसी तरह से बढ़त मिल रही है। तो जो डैमेज की बात हो रही थी वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और जो भी इसके सहयोगी दल थे इंडी में, कांग्रेस में जो भी थोड़ी बहुत इजाफा हुआ, लेकिन बाकी सबका जो देखिए वो कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर बहुत कुछ खास कर नहीं पाए। मिश्रा जी, बहुत खास इंडिया गठबंधन कर नहीं पाया, चाहे बिहार की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश में भी। जिस तरह से उनके हिसाब से तो लग रहा था कि 40 सीटें वो ला ही रहे हैं आज जो आंकड़े इन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में पेश किए, लेकिन उसके हिसाब से जो एग्जिट पोल हम देख रहे हैं वैसे नतीजे तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, देखिए एग्जिट पोल अब ये कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार बीजेपी प्लस की ही बनेगी, ये क्लियर हो गया। सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। सबसे खास बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि विपक्ष में एक तो राइट वे में सही तरीके के इंटेलेक्चुअल नहीं है। इनकी डिबेटें मैं करता हूँ, देखता हूँ, सही मुद्दों को उठाना और अंत तक अंजाम तक पहुंचाने की कला इनके अंदर है ही नहीं। ये बार बार बीच में 10 दिन 15 दिन के बाद कोई स्टेटमेंट ऐसा दे देंगे कि पीछे का सारा किया धरा जो होता है पानी। तो ये अपनी बेवकूफ़ी के कारण जीते हुए गेम को भी ये हार जाते हैं। जब तक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंडिया अलायंस अपने आप को करेक्ट नहीं करेगा तब तक आगे भी इनके जीतने की उम्मीद नहीं है। इनको रीथिंक करना चाहिए, रीविजिट करना चाहिए जो इनकी टीम है। लेकिन ये तो अभी भी कई राज्य में निपुण जी अलग अलग लड़ रहे हैं, कई राज्यों में साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में 4 जून के बाद भी साथ रहेंगे कि नहीं? देखिए, मैं तो ये मान रहा था
कि एक मजबूत विपक्ष जरूर बनेगा। और हालांकि ये बधाई की पात्र है कांग्रेस की विपक्ष इस बार पहले की तरह सरेंडर नहीं किया था चुनाव के दौरान। इस बार तो लंबे समय तक लड़ते रहे, आज तक भी लड़ाई की बात कर रहे थे। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि करीब 65 सीटें मिल जाएंगी, तो इस बात की बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि इस बार माननीय विपक्ष का जो दर्जा है हमारी लोकसभा के अंदर वो मिल जाएगा। दूसरी बात आपने जो कही कि गठबंधन बिखरेगा या रहेगा, देखिए गठबंधन बिखरना तो पहले दिन जिस दिन बना उस दिन शुरू हो गया। नीतीश जी पहले अलग हुए, जो मेन इसके क्या ना सूत्रधार थे, जो बनाने वाले थे। फिर देखिए ममता बनर्जी कहती है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। बाहर से समर्थन देने का मतलब ये होता है कि वो सरकार की नीतियों से सेटिस्फाइड नहीं होते, तब वो बाहर से समर्थन दिया जाता है ताकि सरकार टिकी रहे, बस इसके लिए। यानी कि नीति और समर्थन वो भी नहीं। और आज की पार्टी जो आज की बैठक हुई उसमें नहीं थी। कल केजरीवाल जी का पे इंटरव्यू, महबूबा मुफ्ती भी नहीं आई। हाँ वो भी नहीं आई। तो चलिए 1-2 सीट की बात है, लेकिन एक बड़ा भाई जैसे हम बात करें कि आपका आरजेडी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, ये और बंगाल के जो ममता बनर्जी उनकी बात करें, 4-5 चेहरे इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण चेहरे थे। फिर हम देखें कल आपने देखा हो केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू था एक चैनल पर, वो बोले कांग्रेस से हमने शादी थोड़ी ना कर ली है। अब सुबह आप सोचिए दिल्ली में वो साथ में लड़ रहे हैं, पंजाब में जब फाइट का समय आया तो बोल रहे हैं कि हमने शादी नहीं करी है। तो बात ये है कि गठबंधन पहले से ही, जब तक शादी नहीं है बेवफाई का हक है उन्हें। हाँ तो बेवफाई का हक है। यानी कि वो एक दिन क्या चुनाव था ना पंजाब में, इसलिए उस बात को बोला। तो बात ये था कि इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, पहली बात गठबंधन लेट हुआ तो बिखर गया। दूसरा इनके पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं था। और तीसरा हम देखें तो कोई नेतृत्व इनके पास में नहीं था। और फिर लड़ भी रहे थे तो कैसे, कहीं साथ कहीं खिलाफ। तो ये जनता इस बात को समझी कि नहीं भाई ये वाली बात नहीं है, बीजेपी ही एक मजबूत सरकार दे सकती है जो देश को 5 साल पिछले 10 साल की तरह विकास के रथ पर आगे लेके चल सकती है। तो मैं मानता हूँ विपक्ष ने विकल्पहीनता की स्थिति में बीजेपी को दोबारा से तीसरी बार जीत दिलाई है। एक निशा जी एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि देखिए आपने दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन रहा, इस बार एनडीए के साथ है, क्या लगता है कि बेहतर विजन आपको क्यों नजर आया एनडीए को चुनना? देखिए चारुल जी, जब चुनाव हो रहे थे तब भी ये पूछा था और जब हमने गठबंधन किया ये भी, माननीय जयंत चौधरी जी ने जब ये गठबंधन किया, आपने जैसे बताया कि पहले भी दूसरे के साथ भी अलायंस था, जब उन अलायंस की मीटिंग में वो बहुत बार गए और उन्होंने देखा कि सिर्फ एक वो भानुमति का कुनबा जोड़ने वाली बात हो रही थी कि एक जगह दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक जगह एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। जैसा अभी एक भाई ने कहा कि भाई केजरीवाल जी ने कल ऐसा बयान दे दिया, ये वहाँ मीटिंग्स में भी ऐसा ही चल रहा था। तो उसी को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया कि अगर मैं देश हित चाहता हूँ, मैं जनता का हित चाहता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ पार्टी हित या अपने स्वार्थ के लिए काम किया गया। ये देखिए जब आप राजनीति में होते हैं तो सबसे पहले जनता सर्वोपरि होती है, देश सर्वोपरि होता है। तो जब जनता की भलाई करनी है और जनता के कुछ काम आ सकें, वो राजनीति में तभी संभव है जब वो एक सही दिशा की तरफ काम करें। इसलिए उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके की सारी चीज़ों की योजनाओं को धरातल पे उतारा जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए जयंत जी ने निर्णय लिया था। और आज उस निर्णय पे हमें गर्व है, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि निर्णय हमारा बहुत सही निकलेगा, मजदूर के हित में भी, महिलाओं के हित में भी, युवाओं के हित में भी और किसानों के हित में भी। देखते हैं कि जनता ने इस निर्णय पर कितनी मोहर लगाई है। लगातार हर खबर आपको दिखाएंगे। न्यूज इंडिया का महा एग्जिट पोल लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुकेंगे, आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। तो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल लगातार जारी है और हम आपको ये आंकड़े सामने दिखा रहे हैं। और अगर बात करें एग्जिट पोल की तो यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। गेस्ट का तमाम पैनल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चर्चा हमारे साथ कर रहा है और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। तो न्यूज इंडिया जो कवर कर रहा है, ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सटीक हैं और स्पष्ट तौर पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो लगभग ऐसे
से ही आएंगे। हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं और इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये एग्जिट पोल सामने आया है, अब कहीं ना कहीं मंथन शुरू होगा कि आखिर क्या कुछ रहा INDIA गठबंधन में, क्या खामियां रही, और रुक करेंगे हम यहाँ पर अपने मेहमानों का। तो सबसे पहले बात करेंगे निपुण जी से। निपुण जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, जिस तरह से हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, और अब ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर INDIA गठबंधन ने एकजुटता के बाद कहां पर कमी दिखा दी है, और क्या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आंकड़े सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए आंकड़े जैसे सामने आ रहे हैं, अभी तो खैर एग्जिट पोल है, अब एग्जैक्ट पोल क्या आएगा वो देखा जाएगा 4 जून को। लेकिन अनुमान ये आप देखिए, जितने भी एनालिस्ट को आप देखेंगे जो एक बैलेंस्ड व्यू रख रहे थे, वो सभी कह रहे थे कि जो सरकार बनने वाली है वो दोबारा रिपीट होने वाली है। अब बात यह है कि विपक्ष की ये स्थिति क्यों हुई। हालांकि मैं एक बधाई इस बार जरूर दूंगा विपक्ष को कि जैसे पिछली बार विपक्ष जो था चुनाव के दौरान ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन हम देखें विपक्ष आज तक भी लगातार जुझारू रूप से लड़ता रहा। और मुझे इसका लगता है लाभ ये रहेगा कि इस बार माननीय विपक्ष के जो 55 सीटें लोकसभा में चाहिए वो इस बार विपक्ष को मिलेगी, और हमको लोकसभा में विपक्ष का नेता एक स्थिति स्पष्ट स्थिति के साथ देखने को मिलेगा। हाँ, कारण क्या रहा, जो आपने रीजन पूछा मैं इसकी बात कहूँगा। देखिए कारण क्या था, स्टार्टिंग से आप देखिए, गठबंधन पहले लेट बना, जब बना तो बनाने वाला सबसे पहले आउट हुआ। फिर गठबंधन बना तो कैसा बना, कुछ जगह साथ में कुछ जगह अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, कॉमन एजेंडे पब्लिक के सामने नहीं रख पाए। और फिर जिस प्रकार जो एजेंडे होने चाहिए, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना तो मोदी जी के पक्ष में हवा थी और ना ही विपक्ष के पक्ष में हवा थी। मोदी जी के खिलाफ नाराजगी थी लेकिन गुस्सा नहीं था, एंगर नहीं था। विपक्ष उस नाराजगी को गुस्से में तब्दील नहीं कर पाया कि अपनी ओर टील कर दे। उसका रीजन क्या था कि विपक्ष के पास में एक मजबूत नेतृत्व दिखाने को नहीं था। आप कमियां गिना थे, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन आप क्या तस्वीर दे रहे हैं, आप बेरोजगारी के लिए क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरी, RJD कह रही है 1 करोड़ नौकरी, दूसरा दल कह रहा है, सपा वाला कह रहा है कि हम इतने देंगे, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख, कोई 30 लाख। तो जो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया, पब्लिक समझ गई कि भैया इनका कुछ इरादा नहीं है, जो कॉमन एजेंडा दे पा रहे हैं, चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। आज का जो युवा है, देखिए सिंपल बात समझिए, हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, वो एक कॉन्सोलिडेटेड होता है, लेकिन आप जो यूथ को देखें, खासतौर से फर्स्ट टाइम जो आपका वोटर है वो कॉन्सोलिडेटेड नहीं होता, वो तय करता है कि मैं किसको चुनना है। वो चुनता है आज का जो युवा कि मुझे वो नेतृत्व चाहिए जो देश को आगे लेके चले, उसकी बातों में दम हो, उसके डिसीजन हो। मोदी जी के खिलाफ नाराजगी थी भी, तो ये भी था जनता को कि अगर दूर करेगा तो मोदी जी करेंगे। विपक्ष के पास में उनके उत्तर नहीं थे, तो आप जितने मुद्दे बना रहे थे। दूसरी बात, आप बार बार बोल रहे थे SC ST का आरक्षण खत्म होगा, बीजेपी की ओर से मुस्लिम आरक्षण की बात छेड़ दी गई, और रही सही बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोड़ लगा दी, ऐसा हुआ है। तो बात क्या थी, जितने मुद्दे बनाए बीजेपी ने क्या किया उसको एकदम से। और मैं देखता हूँ मोदी जी ने जिस प्रकार से रैलियां की, आप देखिए PM मोदी की रैलियां, एक 73 ईयर का एक व्यक्ति जो इतनी रैलियां कर रहा है, विपक्ष के सारे नेता मिलकर उसने रैलियां नहीं की हैं, और बहुत ओपन बैटिंग की। लोगों ने कहा मोदी जी की भाषा कैसी हो रही है, यहाँ तक कि लेटर बम तक फूटा। जो हमारे पूर्व PM हैं मनमोहन जी, उनका भी लेटर आ गया कि भैया आपको मर्यादा ध्यान रखना चाहिए था। तो विपक्ष जनता कह रही है यार, विपक्ष भी तो बोलता है मोदी तेरी कब्र खोदेगी और मोदी को डंडे मारेगी जनता, तो जब विपक्ष बोलता है तो मोदी जी ने बोलते क्या फर्क पड़ता है। तो बात ये थी कि जितने मुद्दे बनाए गए, लास्ट में हम देखें, लास्ट में तो ये मुद्दा बता दिया कि मोदी जी कन्याकुमारी क्यों जा रहे। भाई हद होती है, आप ये भी तय करोगे कि पूजा पाठ करे न करे कोई व्यक्ति। तो ये जो मुद्दे थे, इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी जुड़े। यहाँ पर पोलराइजेशन का डर लग रहा था विपक्ष को। मैं वही नहीं, पोलराइजेशन डर था तो आप पहले देख लीजिए, आप पहले भी तो क्या कर रहे थे, मंगलवार को वीडियो बना के डाल रहे हैं हम लंच कर रहे हैं, तब ने आपको पोलराइजेशन दिखाई दिया। आप उनके पोलराइजेशन को देख रहे हैं। आपका लंच की वीडियो कौन बनाता है? आपने बनाया, जानबूझ के आप मंगलवार को डाल रहे हैं। आपने पहले भी नवरात्रि के पहले दिन आपने वीडियो डाल ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना है, बात ये है जब आप कर रहे हो तो दूसरा भी तो करेगा ना। कहना चाह रहे हैं INDIA गठबंधन की तरफ से भी एक कोशिश की जा रही थी एक वर्ग को साधने की।
बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ भाई, आपके लालू यादव जी कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से बातें हुई, और हम देखें जो आपका पूरा उनका मैनिफेस्टो था जो बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद कहते थे कि पहले की जनता को आप कह सकते थे, लेकिन आज की जनता रहती है मोबाइल पर, गूगल पर, तत्काल देखती है अच्छा इस सरकार ने ये किया, सरकार ने किया, सरकार ने ये किया। तो बात यह है कि आप कुछ भी कहें लेकिन बात जो मुद्दे होने चाहिए जनता के सामने यानी उस पर जनता होने को चाहिए। समझा नहीं पाए INDA वाले कि क्या कुछ खामियां मोदी सरकार में हैं। ठीक है, AK मिश्रा जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से एक नारा था मोदी तुझसे बैर नहीं और सांसद तेरी खैर नहीं, क्योंकि कई जगह नाराजगी भी दिखाई दी सांसदों से, तो क्या वो नाराजगी भी नलिफाई हो जाती है क्योंकि एग्जिट पोल ये आंकड़े दे रहा है? नहीं, देखिए, जितना ज़्यादा आप क्रिटिसाइज करेंगे एक इम्पैक्ट पड़ता है, रिवर्स एक्शन उतना ही होता है। आपने मोदी जी को 5 साल 10 साल क्रिटिसाइज करके, बीजेपी को क्रिटिसाइज करके हमेशा जनता के दिमाग में परमानेंट वे में उनको बैठा दिया। ये अपने मुद्दों की बात ना करके केवल मोदी के पीछे पड़ गए, मोदानी के पीछे। देखिए, एक किसी बड़ी हस्ती का अगर आप मजाक उड़ाते हैं ना, तो आप खुद मजाक का पात्र बन जाते हैं, और रिजल्ट अगर इसी तरीके से आए जैसे सारे चैनल दिखा रहे हैं, तो वाकई में इंडिया अलायंस, विपक्ष और उनको सपोर्ट करने वाले सारे यूट्यूबर गैंग, ये सब जबरदस्त तरीके से मजाक का पात्र बनने वाले हैं। जी ठीक है, धीरज जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि INDA गठबंधन कहीं ना कहीं पोलराइज कर रहा था, पोलराइजेशन वहां पर भी हो रही थी। हालांकि आरोप बीजेपी पर लगते रहे कि आप सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, मुस्लिमों के अगेंस्ट है, लेकिन आप ये देखिए अगर ये आंकड़े एग्जिट पोल में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पक्ष का समर्थन भी बीजेपी और NDA को मिल रहा है। देखिए, आप जब ये सारी बातें हो रही हैं तो ये देखिए कि विपक्ष के अंदर जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के अंदर भी जो उनकी जो संरचना है, उनकी जो कार्यशैली है और उनका जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसको जो रिवैम्प करना चाहिए था, उसको जो रीऑर्गेनाइज करना चाहिए था, उसको रीचैनलाइज करना चाहिए था, और उसमें जो एक्टिव मेंबर्स थे और उनको जो प्लेस करना चाहिए था, वो सारी चीजें ये नहीं कर पाई। ये आप देखिए कि वही जो है परिवारवाद की राजनीति, वही वंशवाद की राजनीति, हर जगह उसी तरह के चेहरों को खड़ा करना, अपने जो संरचना को मजबूत करने पे कोई ध्यान नहीं दिया। आपने उस वक्त पे जो है भारत जोड़ो यात्रा चालू की, न्याय यात्रा चालू की, जब आपको इन सारे चीजों के बीच करना था और जनता के बीच आपके कार्यकर्ताओं को जाना था, उस सारे चीजों को वो नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ये सारे चीज तो थी, साथ साथ आप देखिए यहाँ जो संगठन जो था, ऑर्गेनाइजेशन जो था, वो पूरी तरह से एकजुट था। कहीं ना कहीं उसमें जो कार्य कर रहे थे पन्ना प्रमुख और ये सारी जो शैली थी, वो उस तरह से और पहले से जो वर्कआउट करना था, वो सारे प्रोग्राम चार्टेड आउट थे। तो वो सारी चीजें बहुत आगे तक ले गई पार्टी को। हालांकि शुरू में जो मतदान कम हुए, उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इनके लिए किस तरफ जा रहा है ये चुनाव, वो पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि आज ये जो सारा एग्जिट पोल आया है, सारी चीजें जो पता चल रही, उससे यही लग रहा है कि ये लोग जो थे, जो गुस्सा था, उसको सही ढंग से सरकार चूंकि रहती है तो सरकार को ही सारे परफॉर्मेंस का दायित्व का जिम्मा होता है, और अगर वो कहीं भी नाकाम होती है, कुछ भी होती है, तो विपक्ष को उस पर कार्य करना होता है, लेकिन वो कार्य करने में वो सफल नहीं रही। और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जब भी इन्होंने देखा कि इनके जो भी नेता थे, उन्होंने उस तरह के एजेंडा को लाया, इस तरह के मुद्दों को लाए जो मुद्दे जनता के बीच वो बुना नहीं पाए। उसके लिए जो उनको जिस तरह से उनको एक विकल्प देना चाहिए था कि हम इस अल्टरनेटिव मॉडल के साथ खड़े हैं, और इस तरह से हमारे जो जहां जहां राज्य हैं, जहां जहां पे हमारी पार्टियां हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, वो सब एकजुट हैं और इस तरह के एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर रही हैं। वो जो अगर वो कार्यात्मक रूप में और पहले से अगर ये करते गठबंधन और इस तरह से कोई कार्यात्मक शैली में दिखा पाते उस मॉडल को, तो जनता समझ भी पाती कि हाँ कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ भी उस तरह का कर नहीं पाए, और पूरी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ रेहेट्रिक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप जो है सरकार के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई भी सकारात्मक चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप जितना बिटर क्रिटिक बनेंगे तो आपको खुद भी दिखाना पड़ेगा कि आप में क्या इंटीग्रिटी है। वो इंटीग्रिटी आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप खुद ही इन सारे आरोपों से प्रत्यारोपों से घिरे हुए। आप कह रहे ईडी सीबीआई का खिलाफ हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और वो जो है जनता के बीच आप उसको एक मुद्दा बना रहे हैं कि ये किस तरह से। तो ये तो पहले से होता आ रहा है, जनता पहले से जान रही है कि भाई जो है सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और बाकी संस्थाओं का किस तरह से हुआ। तो ये सत्ता में रहते हुए जिस तरह का चरित्र इन्होंने अपनाया, अब दूसरे अगर आपके खिलाफ करप्शन का चार्जेस हैं और उसके खिलाफ अगर संस्थाएं काम कर रही हैं, आप उसको बार बार रोते रहोगे तो क्या होगा। आप ईवीएम की बात कर रहे थे, राज्यों में जो आपका सफल कार्यान्वयन हुआ, जहां पे आपकी सरकारें बनी, तो वहां पे ईवीएम कहां चला गया, वहां पे तो आपने नहीं कहा। अब जब ईवीएम की बातें करने लगे तो वो भी नकारात्मक रूप से जाता है, क्योंकि जनता ये समझती है। और फिर अगर आप ईवीएम का इतना बड़ा भूत बनाओगे तो जनता ये भी समझती है कि जब ये यही रो रहे हैं तो इनको लगता है पहले ही से ये अपना सरेंडर करके बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है। आप सकारात्मक कार्यों पे बात करते, ना कि इस तरह का डर क्रिएट करते। और डर की राजनीति जो है वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये क्या दिखा रहा है कि एक तरह से डरा हुआ प्रतिपक्ष और डरी हुई बातें, और कोई ऐसा उसका सकारात्मक एजेंडा नहीं दिख रहा है जनता को। तो ये बहुत एक निराशाजनक चीज हो जाती है। जनता के बीच भी निराशा घर कर गई, और वो जो उसको समर्थन कर भी सकते थे वो भी अपने घरों में बैठ गए कि ये तो पहले ही से अपनी हार को मान करके बैठ गए। तो ये अब ये चीजें आप देख सकते हैं कि एग्जिट पोल का रुझान इस तरफ इंगित कर रहा है कि ये जो सारा जो आप उदासीनता थी जनता की, वो किसकी थी? वो उन लोगों की थी जो सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि विपक्ष के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है और वो कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकते। और यहाँ सकारात्मक चीज क्या था कि जो परफॉर्मेंस था वो स्टैटिस्टिकल फिगर में सब जगह दिखाई पड़ रहा था। चाहे महिला इंडेक्स की बात करें, आप एक सिर्फ मणिपुर की घटना को लेकर के करते रहे, लेकिन बाकी चीजों को आपने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ जो महिला के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, जो उसमें भी तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो प्रोग्रेसिव सोच थी उसको भी आपने क्रिटिसाइज कर दिया। आप उसका समर्थन करते, लेकिन नहीं, आपने फिर जो है वो सारे मुद्दों को वहीं पे 33.5% आरक्षण की बात हुई, आपने समर्थन तो किया, लेकिन उसका सारा क्रेडिट तो बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला। तो उस तरह से महिलाओं में भी एक जोश आया कि ये हमारे लिए एक सुनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रही है, बिल्कुल हमें भागीदारी दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच का फर्क था यूथ जो थे, जिसमें आपने कहा कि कोई रोजगार ही नहीं दिया, बेरोजगारी की दर इतनी ऊंची है, तो उस बेरोजगारी की दर में आपकी जहां जहां सरकारें थी वहां क्या परफॉर्मेंस कर पाई? क्या वो उस आंकड़े को ला पाई पहले राज्य सरकारों में कि वहां ने रोजगार दिया? वो काम वो नहीं कर पाए। तो आखिर आप कैसे फिर सेंटर में उस तरह का विकल्प बना पाओगे? ये आपको दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखा पाए कहीं भी, और ना उसको सपोर्ट कर पाए। यहाँ उन्होंने मुद्रा लोन और सारी ऐसी चीजों के द्वारा जो लखपति दीदियों का कंसेप्ट था और जो इनका जो स्किल इंडिया का कंसेप्ट था, इनके जो ये सारे और जो यूनिकॉर्न्स और इतने स्टार्टअप की बात थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात थी, कोविड के समय में भी इस तरह से, ठीक है, जो भी अगर स्थितियां थी उसमें जिस तरह से भारत सरकार ने काम किया, खामियां थी, उसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था आगे सशक्त रूप से बढ़ती रही। तो उसमें जो ये चाह रहे थे कि इसको आलोचना करके हम वहां से इसकी जो है एक स्थिति को कमजोर करेंगे सरकार को, उसको कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीजें थी जिसको आप देखिए कि उस तरह से वो आगे नहीं ले जा सके। बिल्कुल, ये खामियां रही, ये खामियां रही, खामियां रही इस दौर में। आप यूथ को फोकस कर पाए, ना महिलाओं को फोकस कर पाए। और निशा जी, हाँ बिल्कुल, और निशा जी देखिए 5 किलो की बात कर रहे थे, आप 10 किलो की बात करने लगे। अब देखिए उसको कहा जाता है ना कि ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुशेस। तो वो देखिए किस तरह के आप वही चीज की पॉलिटिक्स कर रहे हो, जिस पॉलिटिक्स से जिस एरिया में वो जा रहे हैं, आप वहीं पे फिर एक दूसरा एक फिगर सिर्फ दे रहे हो। उसके लिए कुछ कार्यात्मक प्रणाली नहीं है, भारी कमी विपक्ष में दिखाई दी, बहुत बड़ी समस्या रही कि, और उससे कहीं भी उनको ये अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखा। वहीं आप जब बात करते हो पाकिस्तान फैक्टर को ले आते हो,
ऐसे मुद्दे को ले आते हो जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जहां भारत सरकार की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ रही है, आप कह रहे हो कि वो घट रही है। आप बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को उठा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? आप खुद जाके चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हो, आप उसकी सारी चीजें आ जा रही है मीडिया में, तो आपकी विश्वसनीयता क्या रही? आप ये बताइए। आप जो मेड इन इंडिया है उसमें भारत आज इतना बड़ा एक जो डिफेंस सेक्टर में काम किया, उससे भारत के एक्सपोर्ट को इतना ज्यादा महत्व मिला। और फिर देखिए पेट्रोलियम में भी रूस के साथ जिस तरह से करार कर लिया इसने, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूबल में वो सारी चीजें लेके, और भारत से, और वो सारा रूबल कहाँ जाएगा? फिर भारत से सारे सामान को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की जो मान्यता थी, आप देखिए कोई क्राइसिस होती है यूक्रेन में या कहीं भी, तो भारतीयता और भारतीय लोगों को किस तरह से प्राथमिकता के साथ बचाया जाता है, पूरा सीज फायर करके भारतीय छात्रों को और भारतीय लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। तो आखिर जनता कहीं ना कहीं देख रही है कि आज उसकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, भारत सरकार की क्रेडेंशियल और विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। तो आप उसको डेंट लगाने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सामने जो लोग आए वहां से, और जिस तरह से भारत सरकार ने एकदम पूरे तरीके सुरक्षित उनको वापस लाया, और जिस तरह से आप देखिए दूसरा एक नैरेटिव भी चला कि पाकिस्तान के लोग भी भारत के नाम पे बच गए। तो आखिर ये देखिए विश्वसनीयता कब थी? आप आज भारत का बाहर जाते हो, आपका जो सम्मान है वो बढ़ा भारतीयों का, तो क्यों बढ़ा? आप देखिए आर्थिक रूप से सशक्त थे लेकिन वो पहचान नहीं थी। तो वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसमें आपको अपनी विश्वसनीयता को पूरे विश्व के सामने रखना है, आप कर रहे हो G20 का समिट, आप उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो कहां से आपको विश्वसनीयता मिलेगी? आप जो है अयोध्या में राम मंदिर, आप कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे। आप जनता की जो अस्मिता है, जनता की जो सहमति है, जो संस्कृति का जो पक्ष है, आप उसकी उल्लंघन कर रहे हो, उसके खिलाफ जा रहे हो, तो कहां तक जनता उसको साथ देगी? ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिस मुद्दे में आप रणनीति की कमी ही सब कहेंगे धीरज जी, कि आपने बैठ के एक स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की। जनता किस मूड में है? राम मंदिर को आप टारगेट कर रहे हैं, जबकि लोगों की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई है। निशा जी में हमारे साथ जुड़ी हुई है। निशा जी, आप ये देखिए कि किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर जो इंडी गठबंधन है वो बहुत कुछ कर सकता था, और उसी दौरान ये शुरू हो गया था जब चुनाव शुरू होने वाले थे। बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी उस तरह से होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए बात तो करते हैं कि किसानों का मुद्दा था, लेकिन सही मायने में किसानों के भले का काम इन्होंने कभी नहीं किया। अगर ऐसा होता तो पिछले 65 वर्षों में ये बहुत कुछ किसानों को दे चुके होते। तो जो 65 वर्षों वर्सेस 10 साल का अगर हम देखें, तो आज भी किसानों के लिए अगर पेमेंट आप देखें तो उससे ज़्यादा पेमेंट की जो डिलीवरी है वो इस टाइम पे हुई जो एनडीए की सरकार में हुई है। तो उस चीज़ को देखते हुए जनता ने ये देखा कि ये सिर्फ इंडिया गठबंधन जो है, विपक्ष जो है, वो सिर्फ उस चीज़ को उठाना तो चाहता है, लेकिन उस पर जो उन्होंने 65 वर्षों में किया उसको वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसको वो पेश कर सके जनता के सामने। और जहाँ तक बात है राष्ट्रीय लोकदल की दोनों सीटें जीत रहे हैं, और किसानों के मुद्दे जब विपक्ष में थे तब भी माननीय जयंत चौधरी जी ने, चाहे वो रोड पे थे चाहे वो संसद में थे, हर कदम पर उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए। और आज भी राष्ट्रीय लोकदल में आप देखें, मैं एक महिला होने के नाते ही कह सकती हूँ, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों की जो भागीदारी है इतनी अधिक है कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक वर्ग को नकारा गया है। और अब एनडीए गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हमेशा ही किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। जी, एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग हुई है। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। फायरिंग में रामकृपाल यादव सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग हुई है, ये बड़ी खबर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है, और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फायरिंग में रामकृपाल यादव सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, जिन पर फायरिंग हुई है, और ये बड़ी खबर इस वक्त पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव। तो मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। रामकृपाल यादव पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में रामकृपाल यादव सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
तो बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग हुई है। किसने की फायरिंग ये अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन पर फायरिंग हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच कर रही है कौन थे वो लोग जिन्होंने ये फायरिंग की है। फायरिंग में रामकृपाल यादव सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग हुई है और फिलहाल वो सुरक्षित है। जो जानकारी मिल रही है, पाटलिपुत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जांच में जुटी हुई है। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल्स की, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी एनडीए अपनी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं और इसको लेकर ही एक विश्लेषण अब किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ खामियां रही? निशा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जैसे मैं बता रही थी कि भाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वो बार बार कहती हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव लड़वाया। अब जैसे ही हार का ठिकरा इनको फोड़ना है, पहले तो ये धर्म की बातें, फिर उसके बाद इन्होंने कहा ईडी के द्वारा ये किया गया। अब जनता वो नहीं रही है, जनता बहुत जागरूक है। पिछले 10 साल के किए हुए कामों पे जनता ने अपना वोट किया है और उसी का निर्णय अब दोबारा से फिर से तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जनता जानती है जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है, उसी विकास को जनता चाहती है कि आगे बढ़ता रहे। और उसमें हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जो अपना गठबंधन किया, सहयोग किया, उसमें हम आज उनके भी आभारी हैं। मैं तो कहूंगी कि इसी वजह से अब हम चाहेंगे कि किसानों के मुद्दे उठे और किसानों का और अधिक भला हो। महिलाओं की तरफ जिस तरीके से सरकार ने काम किया है और अधिक महिलाओं के लिए काम हो, क्योंकि मैं महिला होने के नाते खासकर ये इस चीज पे तवज्जो दूंगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो जरूर एनडीए उसके लिए और अधिक काम बता रहे हैं और ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी अब बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।